हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडोमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी जो टेक्नीशियन एग्जाम का 9 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल का विभाजन हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1906 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन था 1907 सूरत अधिवेशन, सी ऑप्शन था 1916 लखनऊ अधिवेशन और डी ऑप्शन था 1905 बनारस अधिवेशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 1907 सूरत अधिवेशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1907 सूरत अधिवेशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 यानी कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुटों के बीच विभाजन हो गया था, जिसे नरम दल और गर्म दल कहा गया। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए छठी अनुसूची, बी ऑप्शन था सातवीं अनुसूची, सी ऑप्शन था आठवीं अनुसूची और डी ऑप्शन था नवीं अनुसूची, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सातवीं अनुसूची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सेवेंथ शेड्यूल इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इसमें है सातवीं अनुसूची में। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें तीन प्रकार की सूची यानी कि लिस्ट दी गई हैं, जिनके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी कि सातवीं अनुसूची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। सातवीं अनुसूची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसी माध्यम में ध्वनि की गति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ए ऑप्शन थे दबाव यानी कि प्रेशर, बी ऑप्शन था आयतन यानी कि वॉल्यूम, सी ऑप्शन था तापमान यानी कि टेम्परेचर और डी ऑप्शन था आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि टेम्परेचर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किसी माध्यम में कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन गैसें जैसे हवा में यह मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि इसका तापमान यानी कि टेम्परेचर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका क्वेश्चन था, सिकल सेल रोग के लिए विकसित किया जा रहा विशा 101 जीन थेरेपी उपचार किस देश से संबंधित है। यह क्वेश्चन था। आपके चार ऑप्शंस थे। ए अमेरिका यानी कि यूएसए, बी ऑप्शन था भारत यानी कि इंडिया, सी ऑप्शन था जर्मनी और डी ऑप्शन था यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत, अपना प्यारा भारत, इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि विशा 101 जीन थेरेपी स्किल सेल रोग के इलाज के लिए विकसित की जा रही जीन थेरेपी है, इसे इंडिया में विकसित किया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल का उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए पनीर, बी ऑप्शन था रंगीन रत्न या मोती, सी ऑप्शन था धुआं और डी ऑप्शन था जेली, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रंगीन रत्न मोती इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगा उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि सॉलिड सोल एक प्रकार का कोलाइड है, जिसमें विक्षेपी अवस्था यानी कि ठोस और विक्षेपण माध्यम ठोस होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर में बत्तल जनजाति के पुरुषों द्वारा गुंबद के आकार की टोपी पहनकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। आपके चार ऑप्शंस थे। ए रॉफ, बी ऑप्शन था हिकात, सी ऑप्शन था दुमहल और डी ऑप्शन था कूद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी दुमहल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि दुमहल जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से वोटल ट्राइब के लिए पुरुष करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर वही क्वेश्चन कराए जाए हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंटरनेशनल बुनियन
एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला और बुनियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? आपके चार ऑप्शन थे। ए पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन था एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन था भारतीय स्टेट बैंक और डी ऑप्शन था आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक। इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसने लगा उसका करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है जो गिफ्ट सिटी में स्थित है, जीआईएफटी में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें एक ही तत्व के परमाणु यानी कि एटम्स होते हैं? चार ऑप्शंस थे। ए सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन था H2 यानी कि जल, सी ऑप्शन था O2 यानी ऑक्सीजन गैस और डी ऑप्शन था NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी O2 इसका यानी कि ऑक्सीजन गैस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। O2 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यानी कि O2 एक द्विपरमाणुक अणु यानी कि है जिसमें एक ही तत्व ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 के बीच राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दो प्रकार के, बी ऑप्शन था तीन प्रकार के, सी ऑप्शन था चार प्रकार के और डी ऑप्शन था पांच प्रकार के, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। तीन प्रकार के इसका एकदम करेक्ट आंसर था, थ्री टाइप। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। इनके तहत प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया तीन प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार एससी और एसटी उद्यमियों के लिए घोषित नई ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? चार ऑप्शंस थे। ए 50 लाख, बी ऑप्शन था 1 करोड़, सी ऑप्शन था 2 करोड़ और डी ऑप्शन था आपका 5 करोड़, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 ऑफ इंडिया में सरकार ने पहली बार ऐसी महिला एससी और एसटी के नए उद्यमियों के लिए एक विशेष ऋण योजना की घोषणा की है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, चाल समय ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक सरल रेखा जो समय अक्ष के समांतर नहीं है क्या प्रदर्शित करती है? आपके चार ऑप्शंस थे। ए नियत वेग, बी ऑप्शन था त्वरण, सी ऑप्शन था शून्य चाल और डी ऑप्शन था विस्थापन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि त्वरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एक्सीलरेशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ढाल होती है वह एक्सीलरेशन के बराबर होती है। यदि ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो चाल स्थिर यानी कि कांस्टेंट होती है। यदि ग्राफ सीधी रेखा हो लेकिन समय अक्ष के समांतर ना हो तो चाल समय के साथ बदलती रहती है। इसका अर्थ है कि वस्तु त्वरण में यानी कि एक्सीलरेशन मौजूद है। इसी को हम अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नव्य यानी कि नर्चिंग एम्पसीरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित करती है? चार ऑप्शन थे आपके। ए 10 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन था 16 से 18 वर्ष, सी ऑप्शन था 10 से 18 से 25 वर्ष और डी ऑप्शन था 15 से 21 वर्ष, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 10 से 14 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया कि नब्बे स्कीम को जून 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हृदय के संकुचन और हृदय के शिथिलन को क्रमशः क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन थे आपको। ए सिस्टोल और डायस्टोल, बी ऑप्शन था डायस्टोल और सिस्टोल, सी ऑप्शन था संकुचन और फैलाव और डी ऑप्शन था पंपिंग एंड फिलिंग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि स्टोल और डायस्टोल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि हार्ट की कार्यप्रणाली में दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है स्टॉल, यह अवस्था यह वह अवस्था है जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती है। इस दौरान हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। दूसरी है डायस्टोल, यह अवस्था वह अवस्था होती है जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल यानी कि रिलैक्स होती हैं। इस
समय हृदय रक्त से भरता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साबुन के पानी द्वारा मिशेल बनाने का प्रमुख कारण क्या है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रकृति, सी ऑप्शन था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंधन, और डी ऑप्शन था आयनीकरण की कमी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रकृति, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि साबुन के अणु की संरचना विशेष होती है, इसमें दो भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक भाग, और यह भाग पानी को आकर्षित करता है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक भाग, यह भाग पानी को नहीं आकर्षित करता बल्कि तेल और चिकनाई से जुड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा सूत्र सही है, यानी कि लेंस का कौन सा सूत्र सही है? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए v माइनस यू, यानी कि F बराबर v माइनस यू, बी ऑप्शन था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और सी ऑप्शन था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और डी ऑप्शन था 1/v इंटू 1/u बराबर 1/f, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया कि लेंस फॉर्मूला पतले लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्तु दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध का पता चलता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन पथ में शिलिया का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन थे। ए यांत्रिक सहायता प्रदान करना, बी ऑप्शन था वल्गम यानी कि म्यूकस को आगे और पीछे धकेलने वाली गति प्रदान करना, सी ऑप्शन था गैसों के आदान प्रदान में मदद करना, और डी ऑप्शन था फेफड़ों की रक्षा के लिए एंजाइम का स्राव करना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि वल्गम म्यूकस को आगे और पीछे ढकेलने वाली गति प्रदान करना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है, आपको देख सकते हैं कि शिलिया बहुत छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वसन पथ की भीतरी सतह पर पाई जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम फॉस्फेट की सही आणविक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन थे आपके। ए CaPO4, बी ऑप्शन था Ca2PO4 का होल थ्राइड, सी ऑप्शन था Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और डी ऑप्शन था Ca3PO4, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि Ca3PO4 का होल थ्राइस, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सी कैल्शियम फॉस्फेट एक परमाणु आणविक एक कार्बनिक यौगिक है जो कैल्शियम आयन यानी कि Ca+2 और फॉस्फेट आयन PO4-3 से मिलकर बनता है, यानी कि 3 माइनस से मिलकर बनता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रहण संकेतकों का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन थे। ए यह सभी पदार्थों पर लागू होते हैं, बी ऑप्शन था इनकी दृश्यता बहुत स्पष्ट होती है, सी ऑप्शन था पीएच परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक गैर दृश्य गुणात्मक विधि के रूप में, और डी ऑप्शन था यह केवल प्रयोगशाला के तापमान को मापने के लिए होते हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पीएच परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक गैर दृश्य गुणात्मक विधि के रूप में, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के समय अक्ष के समांतर एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन थे। ए नियत वेग, बी ऑप्शन था एक समान त्वरण, सी ऑप्शन था एक विराम अवस्था में, और डी ऑप्शन था असमान गति, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि नियत वेग इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो भौतिकी के अनुसार कार्य शून्य क्यों माना जाता है? 4 ऑप्शन थे। ए शरीर में बल लग रहा है पर विस्थापन शून्य है, बी ऑप्शन था बल लंबवत है, सी ऑप्शन था दीवार एक विपरीत और समान बल लगा रही है जिससे कुल बल शून्य हो जाता है, और डी ऑप्शन था बल घर्षण बल अनुपस्थित है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था शरीर में बल लग रहा है पर विस्थापन शून्य है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो वह बल तो लगा रहा है लेकिन दीवार हिलती नहीं है, इसलिए विस्थापन शून्य होता है। यदि अगर विस्थापन शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य माना जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में सहायता करता है? ऑप्शन थे। ए फ्लोएम फाइबर, बी ऑप्शन था चालनी नलिकाएं, सी ऑप्शन था फ्लोएम पैरेन्काइमा, और डी ऑप्शन था जाइलम
वाहिकाएं, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जालमी नल का इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। पौधों में फ्लोएम वह होता है जो पत्तियों से बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे मीथेन, ईथेन को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाने पर वे किस प्रकार की लौ प्रदान करते हैं? ऑप्शन थे ए हरी लौ, बी ऑप्शन था पीली और धुएं वाली लौ, सी ऑप्शन था स्वच्छ नीली लौ और डी ऑप्शन था लाल लौ, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था स्वच्छ नीली लौ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मीथेन और ईथेन जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब पर्याप्त ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में जलते हैं तो उनका पूर्ण दहन होता है, यानी कि कम। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा जमा होती है? ऑप्शन थे ए ज्वालामुखी के फटने से, बी ऑप्शन था हिमालयी नदियों के निरंतर तलछट जमाव से, सी ऑप्शन था समुद्री लहरों के कटाव से और डी ऑप्शन था वायु सेवा वायु द्वारा रेतीली जमाव से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था हिमालयी नदियों में कि निरंतर तलछट जमाव से, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसको आप देख सकते हैं कि इंडिगो जेनेटिक प्लेन की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी होती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनती हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे हैं। हमें जितने क्वेश्चंस मिले हैं आपकी इस शिफ्ट के, उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है, जो किसी भी चैनल पे नहीं कराया गया होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।